हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी यश गोयल। मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है टी आर चड्डा एंड कंपनी से। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो जो हमारा सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस किया है, उसी का ये पार्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर आपने सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल के सेट सी के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन को चूज़ किया है तो आप यहाँ आएँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की। ये बहुत ही ईजी है और अगर एक बार आप इसको समझ गए हैं तो आपके लिए सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल का ये सेट सी क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ये पहले हम वैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है, ये हम सीए फाइनल के पेपर डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, आप बोल रहे हो पहले ही सही था कि हमारे 8 पेपर थे, आईसीएआई ने क्या झमेला ला दिया ये एसपीओएम का। बट ऐसा नहीं है, ये एसपीओएम जो है बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और इनको पेपर को पास करना बहुत आसान है। आप मेरी ये फास्ट ट्रैक सीरीज जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी मेरे भाइयों के लिए, तो आप इसको देखिए, समझिए इससे। और आपको किसी भी ऑथर की कोई बुक रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ आईसीएआई का मॉड्यूल रेफ़र करिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो किसी प्राइवेट ऑथर की आप बुक ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अपनी कोई बुक निकाली नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद कमाना नहीं है, बस आप लोगों की सेवा करना है, मेरे भाइयों की। क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, जो मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ। आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी रेफ़र करिएगा, तो भाई का भला हो जाएगा यार। भाई आपको पढ़ाने आया है, भाई का भला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेशनल टैक्सेशन। आज हम जानेंगे क्या है और क्यों है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, तो लेट स्टार्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन विद सीए यश गोयल। ओके, हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। लेट गिव मी 1 मिनट, मैं कुछ एग्जाम्पल थे इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बस। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं है क्या। देखिए, नॉर्मली हमने आपने डीटी का नाम सुना होगा, आईडीटी का नाम सुना होगा। तो मान लीजिए मैं हूँ ये यश गोयल। ठीक है, और आज मैं कुछ इनकम कमा रहा हूँ, मान लो 20 लाख पर एनम। ठीक है, तो डीटी के हिसाब से मैं इंडिविजुअल हूँ, तो डायरेक्ट टैक्सेशन के हिसाब से मुझे निर्मला सीतारमन जी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हमारी भारत सरकार को मुझे टैक्स भरना पड़ेगा कि हम जो भी इनकम कमा रहे हैं, भारत सरकार उस पर हमारा टैक्स का हिस्सा ले जाती है। ठीक है, और दूसरी जीएसटी। मान लो आप सामान खरीद रहे हो, मैं कुछ मैन्युफैक्चर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, रिटेलर कुछ सामान रिटेल में बेच रहा है, आप कंज्यूमर हैं, आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, तो उस पर भले ही आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर टैक्स तो देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, सरकार बोलेगी भैया हमें हमारे हिस्सा दे दीजिए। ठीक है, आप जैसे कमाएं ना कमाएं, आप खर्चा कर रहे हैं तो भी हमें हिस्सा तो चाहिए। तो आप वो आईडीटी के अंदर पढ़ते हैं, जीएसटी पढ़ते हैं, कस्टम पढ़ते हैं, एक्साइज पढ़ते हैं, वैट था पहले था, है ना। आज भी आप बोलोगे सर एक्साइज कस्टम, अरे भाई हाँ, आज भी पेट्रोलियम वगैरह पे कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्साइज और कस्टम लगते हैं। ठीक है, तो जीएसटी के आने के बाद ये ऑब्सोलीट नहीं हुए हैं, आज भी होते हैं, आप पढ़ेंगे आईडीटी के अंदर। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया। अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो, एक होता है टैक्सेशन लगाने का रूल होता है। ठीक है, तो एक तो होता है सोर्स रूल, कि आपकी इनकम का सोर्स कहाँ है। इनकम सोर्स, कि किस कंट्री में आपका इनकम का सोर्स है, वहाँ पर आपका टैक्स लग जाएगा। मान लिया आपने इंडिया से इनकम कमाई है तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा, यूएसए से इनकम कमाई है तो यूएसए से लग जाएगा, यूरोप में कमाई है तो यूरोप में टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा होता है रेजिडेंशियल वाला, रेजिडेंशियल का, कि अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया में देंगे टैक्स। ठीक है, आप एक यूएसए के सिटीजन हैं तो आप देंगे यूएसए के अंदर टैक्स। तो आप जिस भी कंट्री के रेजिडेंट हैं आप उस कंट्री में टैक्स देंगे। तो रेजिडेंशियल का कैलकुलेट करने का एक अपना फॉर्मूला होता है, मैं आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में आगे पढ़ाऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम इस कंट्री में रेजिडेंट हैं। तो हो सकता है हम आज इंडिया के रेजिडेंट हैं इस ईयर में, और हो सकता है अगले साल में हम इंडिया के रेजिडेंट ना हो। ठीक है, आप सिटीजनशिप और रेजिडेंस इसको कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं इंडियन हूँ, मैं सिटीजनशिप मेरी इंडियन है, लेकिन हो सकता है मैं किसी और कंट्री का रेजिडेंट हूँ सेम टाइम पे। ठीक है, और एक पर्सन एक साल में मोर देन वन कंट्री का भी रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो हमने दो बेसिक टर्म्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं कि जो इनकम मतलब टैक्सेशन दिया जाता है वो दो रूल पे दिया जाता है, सोर्स रूल पे और रेजिडेंट रूल पे। ठीक है, तो अब इसी की वजह से इंटरनेशनल टैक्सेशन का इजाद हुआ। आप बोलेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन आया क्यों मार्केट में, तो इसी वजह से इंटरनेशनल टैक्सेशन मार्केट में आया है। ठीक है, क्यों आया आप समझ लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ
कोई मिस्टर राम है, ठीक है, ये इंडियन सिटीजन है। मिस्टर राम जो है आपका इंडियन सिटीजन है, इसकी इंडिया से कोई इनकम है 20 लाख रुपए, सेम टाइम पे इसकी यूएसए से भी कोई इनकम है 10 लाख रुपए, और यूरोप से भी इनकम है 5 लाख, ठीक है, इसकी 25 लाख की टोटल इनकम हो गई। 3 कंट्री से इनकम कमा रहा है, आप ये बात समझिएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं सोर्स रूल, तो सोर्स रूल से ये इंडिया में टैक्स देगा, ये यूएसए में टैक्स देगा, और ये यूरोप में टैक्स देगा, ठीक है। और हम रेजिडेंशियल रूल देखते हैं, ठीक है, हम एक चीज मान के चलते हैं, ये इंडिया का सिटीजन है प्लस रेजिडेंट भी है। एक बार हम मान लेते हैं ना अपने एग्जाम्पल के अंदर, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं, ठीक। तो रेजिडेंशियल रूल के हिसाब से भैया इंडिया का रेजिडेंट है, तो पूरी की पूरी इनकम पे ये इंडिया में टैक्स भरेगा, ठीक। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, ये जो हमारी इनकम है 10 लाख की, इससे यार तुम यूएस गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है। ये यूरोप से आपने इनकम कमाई 5 लाख की, यूरोप की गवर्नमेंट ने भी टैक्स ले लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैक्स ले लिया, तो ये तो नाइंसाफी हो गई एक बंदे के साथ में। तो इस चीज में काम आता है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन। हम पढ़ते हैं बहुत सी इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। उसके अंदर ये चीज डील होती है कि अगर आपकी इनकम 2 कंट्रीज से आ रही है सेम टू सेम, और दोनों कंट्री टैक्स ले रही है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, किस कंट्री में देंगे, बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली एक कंट्री आपको डिस्काउंट दे देगी हो सकता है, या आपसे रिफंड हो जाता है आपका, ये सब इसमें रूल्स होते हैं, हम पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो जाके पढ़ लेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक। और एक चीज और होती है, मान लीजिए और कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है, आप बोलोगे सर ठीक है एक चीज हमने पढ़ ली कि यहाँ हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन काम आ गया, ठीक। और बताइए सर, और क्या जगह है, क्या चीज है जहाँ पर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन काम आता है, या और भी तो कोर होंगे, और भी तो फील्ड होगी जहाँ पर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन काम आता है। जी हाँ होती है। आजकल क्या है, पहले क्या होता था, हम ट्रेडिशनल जमाने में जाते हैं कि कोई भी एक कंपनी है, मान ली डाबर है, क्या हो रहा है जी, ये डाबर है, एक सेकंड, तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ, ये डाबर है, डाबर इंडियन कंपनी है, ठीक है, डाबर जो है इंडियन कंपनी है, ठीक है। आपकी रिलायंस हो गई, रिलायंस भी क्या है, इंडियन कंपनी है, ठीक, ये आपकी इंडियन कंपनी है। एक सेकंड दीजिए मुझे, तो मैं चेक करूँ भाई, जी रिलायंस भी इंडियन कंपनी है। आपकी एप्पल हो गई, एप्पल क्या है, यूएसए की कंपनी है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, ये कंपनीज एक ही कंट्री में काम करती थी, एक ही कंट्री में ऑपरेट करती थी। अगर इंडियन कंपनी है तो उसका बिजनेस केवल इंडिया तक ही सीमित था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे, करंट टाइम पे, एक कंपनी मोर देन 1 कंट्रीज में भी काम करती है, ठीक है। हम इसको कहते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक। ये जो कंपनीज हैं ये मोर देन 1 कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला के रखती हैं, तो ठीक। अब मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। एप्पल अगर इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, इंडिया में अपनी फैक्ट्री डाल रही है, ठीक है, इंडिया में प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इंडियन गवर्नमेंट इस पे टैक्स वसूलेगी, ठीक है, इसमें यूएसए की गवर्नमेंट इस पे टैक्स वसूलेगी, यूएसए की वसूलेगी क्योंकि वहां की रेजिडेंट है ये कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट वसूलेगी क्योंकि सोर्स इंडिया है, ठीक है। तो हम इस पे भी टैक्सेशन आ जाता है, ये हम NR टैक्सेशन करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ तो DTAA ही काम आएगा, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। एक और टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर, इसको हम कहते हैं NR टैक्सेशन। आप बोलेंगे सर ये क्या भला है NR टैक्सेशन, आपने सुना होगा NR टैक्सेशन का। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि इंडिया में IPL चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं ज्यादा क्रिकेट का फैन नहीं, मतलब फैन नहीं हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ, इतना नहीं देखता, बहुत कम, मैं इतना नहीं जानता, ठीक है। बट मैं इतना जानता हूँ एक श्रीलंका का अपना खिलाड़ी है, क्रिस गेल नाम है उसका, ठीक है, क्रिस गेल, ठीक। ये IPL में है, मान लो किसी भी एक टीम में IPL है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मुंबई इंडियंस में की तरफ से खेल रहा है, ठीक। अब इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL है, ये इंडिया का ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का ही एक गेम का एक इवेंट है कि इंडिया ही ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक। अब इस पे जो ये क्रिस गेल है ये इनकम कमाएगा IPL के अंदर, और ये इनकम सारी ले जाएगा अपनी कंट्री कहाँ पर, श्रीलंका में, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इंडियन गवर्नमेंट, अब ये बंदा इंडिया का तो रेजिडेंट नहीं है, तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे टैक्स ले नहीं सकती। ये इंडिया के लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट है, कुछ समय के लिए आया, खेला, चला गया। तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट कैसे टैक्सेशन लगाए, क्या टैक्सेशन लगाए, इसके लिए क्या प्रोविजन है हमारे
लॉ के अंदर, तो हम वो एनआर टैक्सेशन के अंदर डील करेंगे। उसके बारे में एनआर टैक्सेशन बात करेगा। ठीक, हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि ये क्या है, इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है, ये हमने ओवरव्यू ले लिया है। अब हम इसी चीज को एक बार आपकी बुक से देख लेते हैं। ये आज की क्लास जो है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। आने वाली सीरीज में सारे चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा और आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार बुक से देख लेते हैं क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तब आप जानेंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ इंटरनेशनल टैक्सेशन का, क्या है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट आते हैं दो कंट्री के बीच में टैक्सेशन को लेके, वो आप चीज अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। टैक्स ट्रीटी प्रोवाइड करी जाती है, वो चीज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, स्कोप देख पाएंगे कि इनकम का एक पर्सन का क्या क्या स्कोप है, आप ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी वही आ गया जेनेसिस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन जो हमने पढ़ा। अब मैंने आपको बताया कि ओरिजिन क्यों हुआ इंटरनेशनल टैक्सेशन की, जरूरत क्या आई, क्यों हमें जरूरत पड़ी इंटरनेशनल टैक्सेशन की। ठीक है, तो यही बोल रहा है सिंस 20th सेंचुरी में ग्रोथ, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने लग गए थे, एक कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्री में हम ट्रेड करने लग गए थे, इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे, इकोनॉमी हमारी ग्लोबल हो रही थी, ग्लोबलाइज हो रही थी हमारी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं थी। उससे पहले क्या था, जैसे हमने 1990s का आपने रिफॉर्म पढ़े होंगे, एलपीजी रिफॉर्म, इंडिया के अंदर 1990s में एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बहुत सी बाहर की कंट्रियों को कंपनीज को अलाउड कर दिया गया था, आप इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, हमारी जो कंट्री कंपनी थी वो ग्लोबल हो रही थी, हमें भी अलाउड कर दिया गया था, हम ग्लोबल जा सकते हैं। बाहर की इन्वेस्टमेंट भी हमने अलाउड कर दी थी, प्राइवेटाइजेशन अलाउड कर दिया था। पहले गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती थी कंपनीज को, हमने उनको प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे पहले एलपीजी रिफॉर्म से पहले हमारी जो कंट्री थी इंडिया, वो आइसोलेट थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट थी। तो उसके बाद में आइसोलेशन हटा, तो कोई भी कंट्री आज के टाइम पे आइसोलेट नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं हमारे यहाँ, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होते हैं। आपने सुना होगा कि आज भी पाकिस्तान जो है वो नमक हमारा खाता है। ठीक है, आपने मूवीज में डायलॉग भी सुना होगा। तो आज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो चुके हैं। आज भी हम बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इंडिया में ड्राई फ्रूट ज्यादा मात्रा में बनते नहीं है, नहीं उगते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो हम वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने लग गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी है। आज आप चाहें तो आप एप्पल के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, डायरेक्ट रूट नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके हम म्यूचुअल फंड के तहत खरीद सकते हैं। बट आज आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन के लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने एफडीआई सुना होगा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा। तो फॉरेन के लोग भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आजकल इंडिया की टेक्नोलॉजी बाहर ट्रांसफर हो रही है, बाहर की टेक्नोलॉजी हम इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का जो मार्केट एक हो चुका है आज के टाइम पे, तो उसके लिए टैक्सेशन को भी हमें एक न्यू दिशा देनी पड़ेगी कि टैक्सेशन भी हम कैसे उन ट्रांजेक्शन पे लगाएं। तो उसी के लिए हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन का इजाद किया। ठीक है, तो ये वही हिस्ट्री बता रहा है इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है, कहाँ अप्लीकेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पे होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार चाहें तो इसको पढ़ना चाहें तो अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ ये बोल रहा है, अब द टर्म इंटरनेशनल टैक्सेशन रेफर टू इंटरप्ले ऑफ टैक्स लॉ अप्लीकेबल टू क्रॉस बॉर्डर। कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है, हम इंटरप्ले कर रहे हैं कि टैक्स अप्लीकेबल है बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में, हम उसको यहाँ समझेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, वही हमने आपको बताया था ना, रेजिडेंट रूल और सोर्स रूल के, एक बंदा दो कंट्री से इनकम कमा रहा है तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, तो उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम वो पढ़ेंगे। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, क्या होता है ना, बहुत सारी जो कंट्रीज होती है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपस में ऐसे टैक्स को बांट लेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बीच होगी तो हम उसको ऐसे आपस में बांट लेंगे टैक्सेशन का, वो अपने अपने एक एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो वो चीज़ हमारी इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर कवर होती है। इनके लिए सेपरेट हमारे चैप्टर्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, हम कैलकुलेट करेंगे कि एक बंदा कौन कौन सी कंट्री में रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है कि नहीं है, ये हमारे आने वाले चैप्टर में आएगा। बेसिकली हम एनआर टैक्सेशन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस एक बंदे का कैलकुलेट होता है। ठीक है, फॉर्मिंग एंटी टैक्स अवॉइडेंस मेजरमेंट, एंटी टैक्स बंदे टैक्स अवॉइड ना करें उसके लिए क्या क्या मेजर लिए गए हैं, क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं क्रॉस बॉर्डर्स, लाइक इंडिया और अमेरिका का एग्रीमेंट हो गया। ऐसे एग्रीमेंट भी हुए गए हैं जो अवॉइड करते हैं कि आप टैक्स अवॉइडेंस ना कर पाए, इस चीज को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अलोकेट करेंगे टैक्सेशन राइट का बिटवीन कंट्री ऑफ सोर्स एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंट। मैंने आपको समझाया ना कि दो तरह के रूल होते हैं, सोर्स और रेजिडेंट। तो आप एलोकेट कैसे करेंगे टैक्स को, कि सोर्स कंट्री लेगी या रेजिडेंट कंट्री लेके जाएगी, कौन सी कंट्री टैक्स को लेके जाएगी, तो उसको एलोकेट करना
हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। एक सेकेंड, तो आप एक सेकंड, तो आप एक बार ये सब चीजें देख लीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने आपको सारा समझा दिया है। और ये बेसिक थ्योरी है, ये आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट भी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हम मेन मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे। ये वही आ गया, इंटरनेशनल टैक्स कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कंट्रीज के बीच में, पोर्टेबल टैक्सेशन वही चीज बताई गई है। एक सेकंड, मेरा पेन थोड़ा सा। ठीक है, रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन होता है, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होता है। मैं आपको ये चीज पहले से समझा चुका हूँ डिटेल में, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अंडर रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन कंट्री कैन टैक्स पर्सन इफ दे आर रेजिडेंट। कंट्री जो है टैक्स करेगी एक पर्सन को अगर वो उसका रेजिडेंट है या डोमिसिलेटेड इन द कंट्री, उस कंट्री से रिलेटेड है, रिगार्डलेस सोर्स ऑफ द इनकम, उसकी इनकम जो है उस कंट्री से रिलेटेड है। इन केस ऑफ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल इंपोर्टेंस इज गिवन टू द सोर्स कंट्री। हमेशा इंपोर्टेंस जो दी जाती है वो सोर्स कंट्री को दी जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सोर्स कंट्री की होगी, और सेकंड प्रेफरेंस जो होगी वो आपकी उस कंट्री की होगी जहां के आप रेजिडेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो हम इसमें यही चीज आती है, रेजिडेंशियल सोर्स का कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, रेजिडेंस कॉन्फ्लिक्ट आएंगे कि हमारा रेजिडेंट है कि नहीं है। सोर्स का कॉन्फ्लिक्ट आएंगे कि कौन सी कंट्री का रेजिडेंट, मतलब कौन सी कंट्री से आप इनकम कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, उसका सोर्स आएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैं हूँ CA गोयल, मैं अपनी क्लासेस मान लो सेल कर रहा हूँ इंडिया में बैठ के। इंडिया में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव दे रहा हूँ मान लो एक नेपाल के बंदे को। ठीक है, तो सोर्स क्या है, बंदा कंज्यूम तो नेपाल में कर रहा है, लेकिन हम इस पे देखेंगे कि एक्चुअल सोर्स कहाँ है। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मैं कहूंगा भैया मैं तो नेपाल में क्लास दे रहा हूँ तो सोर्स नेपाल है, लेकिन हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं, सोर्स तो इंडिया है, आप रिपोर्ट तो इंडिया में कर रहे हैं, आप तो पेन ड्राइव सेल कर रहे हैं ना, आप गूगल ड्राइव सेल कर रहे हैं, आप पर्सनली बंदे को तो वहां जाके दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो हम वो चीज इसमें डील करेंगे। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि रेजिडेंस का सोर्स क्या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, कि मान लो एक कंट्री है में टैक्स इनकम ड्राइवन बाय पर्सन बाय एप्लीकेशन ऑफ रेजिडेंस और नेशनलिटी। कि एक कंट्री है वो बोलेगी हम पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन पे हम भाई रेजिडेंस के हिसाब से टैक्सेशन लगाएंगे, लेकिन वही है जो दूसरी कंट्री है वो बोलेगी नहीं नहीं भैया, इस वाली जो ट्रांजेक्शन है ना इस पे सोर्स के बेस पे टैक्सेशन लगता है हमारे यहाँ। तो ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ये उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, मेरे पेन की थोड़ी स्क्रॉलिंग फास्ट हो गई है। ठीक है, अब वो फॉर एग्जांपल कंपनी ए और रेजिडेंट ऑफ कंट्री ए। ठीक है, कंपनी ए और रेजिडेंट है कंट्री ए की, में अर्न इनकम इन कंट्री बी। ठीक है, हम इसको एग्जांपल को हमारी नोटबुक में भी बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंपनी ए है वो रेजिडेंट है कंट्री ए की। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंपनी ए रेजिडेंट है कंट्री ए की, में अर्न इनकम इन कंपनी बी। वो अर्न कर रही है इनकम कंट्री बी से भी। ठीक है, कंट्री ए की रेजिडेंट है और कंपनी बी से भी इनकम अर्न कर रही है, हो सकता है ना, बेसिक है। मान लो रिलायंस का एग्जांपल ले लिया, कौन सी है, रिलायंस है, इंडिया की रेजिडेंट है और USA से भी इनकम अर्न कर रही है, ऑब्वियस है। ठीक है, फिर क्या है, कंट्री ए वुड टैक्स कंपनी ए वर्ल्ड वाइड इनकम। कंट्री ए जो है वो कंपनी ए पे जो लगा रही है वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगा रही है। मैंने आपको कहा ना कि जो भैया इंडिया है, इंडिया बोलेगा भैया रिलायंस तेरी पूरी इनकम है, मान लो आपने यहाँ से एक 10 लाख कमाए, यहाँ से 5 लाख कमाए, तो इंडिया तो बोलेगा भैया मैं तो 15 लाख पे टैक्स दूंगा। ठीक, वर्ल्ड वाइड इनकम विच वुड इंक्लूड द इनकम अर्न कंपनी बी। तो वही बोल रहा है कि आपने जो कंट्री ए है वो बोल रहा है कंपनी कंट्री बी से भी आपने जो इनकम कमाई है हम तो उसमें टैक्स लेंगे। वर्चू वायु एप्लीकेशन ऑफ रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन के अकॉर्डिंग। और वही कंट्री बी है वो आपकी बोलेंगे भैया हमारी जो कंट्री से आपने, हमारी टेरिटरी से, हमारी बाउंड्री से आपने जो भी इनकम कमाई है उस पर तो आपको हमें टैक्स लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये डबल टैक्सेशन आ गया यहाँ पर, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तो यही आ गया रेजिडेंट सोर्स कंफ्लिक्ट के अंदर। ठीक है, कंफ्लिक्ट देख लिया हमने। ऐसे ही रेजिडेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है। रेजिडेंस कॉन्फ्लिक्ट में अंदर क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल अ कंपनी में बी ट्रीटेड बाय कंट्री ए एज इट रेजिडेंट। कि मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस है, उसको इंडिया बोल रही है कि हमारी रेजिडेंट है, क्योंकि एनआर टैक्सेशन में हम प्रोविजन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग इंडिया बोल रही है कि भैया कंपनी ये जो है हमारी रेजिडेंट है। ठीक है,
बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन देयर, क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है, हमारे यहाँ पर बनी है रिलायंस, तो ये हमारे यहाँ की रेजिडेंट है। दूसरे हाल में कंट्री भी मतलब यूएसए, यूएसए बोलेगा कि सेम इनकॉर्पोरेशन ट्रीट द सेम कॉर्पोरेशन एज इट रेजिडेंट। क्यों? अब यूएसए बोलेगा भैया रिलायंस तो हमारी भी रेजिडेंट हो रही है, क्यों? क्योंकि इसके जो मेन मीटिंग्स है, मेन जो हम एनआर टैक्सेशन में कुछ रूल पढ़ते हैं कि आपकी मेजर मीटिंग्स कहाँ हो रही है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है, हम वो सब चीजें देखते हैं। अब उस चीज के अकॉर्डिंग वो रिलायंस जो है यूएसए की रेजिडेंट बन गई। तो अभी इन दो कंट्रीज के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब रिलायंस को इंडिया बोल रहा है कि हमारी रेजिडेंट है, यूएसए बोल रहा है भाई हमारी रेजिडेंट है। तो अब यहाँ पर दो भी सोर्स रूल नहीं आया, मतलब वो कमाए एक ही जगह से इनकम रही है, लेकिन उस पे रेजिडेंट रूल के हिसाब से इंडिया भी टैक्स मांग रहा है और यूएसए भी टैक्स मांग रहा है। तो भैया ये तो फंस गए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हम इसमें डील करेंगे। सोर्स कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मान लो कोई एक इनकम है, किसी भी तरह की कोई इनकम है, वहां पर इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि इसका सोर्स हमारे यहाँ है और यूएस भी कर रहा है हमारे यहाँ है। कोई मेरा पेन ड्राइव वाला एग्जाम्पल मैंने कहा था ना कि मैं पेन ड्राइव बेच रहा हूँ, तो उस पर क्या है, इंडिया बोल रहा है भैया हमारे यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो तुम, तो हमारे यहाँ का सोर्स हुआ। वहीं यूएस बोल रहा है नहीं 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 भैया, मतलब नेपाल बोल रहा है नहीं नहीं हमारे यहाँ तुम कंज्यूम हो रहा है लेक्चर, तो हमारे यहाँ सोर्स हुआ। तो ये सोर्स कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो हम ये भी इसके अंदर डील करेंगे। ठीक, तो ये सब तरीके हम इसमें डील करते हैं। अब कुछ टाइप के डबल टैक्सेशन है, क्या है? जैसे जुडिशल डबल टैक्सेशन, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो ये क्या है देख लेते हैं। जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन अराइज व्हेन द सेम इनकम इज बीइंग टैक्स्ड ट्वाइस इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। वही बात आ गई कि एक ही इनकम दो बार उसके हाथ में टैक्सेबल हो गई, तो ये जुडिशियल डबल टैक्सेशन आ गया। एक इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, वो क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हैपन, ये कब होता है? व्हेन द सेम इनकम इज बीइंग टैक्स्ड ट्वाइस इन द हैंड्स ऑफ टू डिफरेंट टैक्स पेयर, कि एक ही इनकम दो बंदों के हाथ में टैक्सेबल हो गई। मतलब आप समझ रहे हो, ये दो चीजें हैं। क्या है कि एक इनकम एक ही बंदे के हाथ में दो बार टैक्सेशन हो गई। मान लीजिए कि कोई 10 लाख रेंट है, रेंट है कोई 10 लाख की कोई सी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब मिस्टर राम जो है वो दो बार टैक्स दे रहा है, इंडिया में भी दे रहा है और यूएसए में भी दे रहा है, सेम इनकम पे टैक्स। ठीक है, हम पूरा एग्जाम्पल नहीं ले रहे, हम एक बेसिक अंडरस्टैंड समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है कहीं भी, मान लो जैसे, चलो यूएसए छोड़ो, हम पाकिस्तान देखते हैं। ठीक है, कि हो सकता है भैया ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक, अब यहाँ पर 10 लाख का रेंट आ रहा है, अब पाकिस्तान भी बोल रहा है कि हमारे यहाँ के प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ का सोर्स है, हमारे यहाँ टैक्सेशन दे जाओ। इंडिया भी बोल रहा है भैया हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ टैक्स दे जाओ। मतलब एक ही रेंट पे एक ही बंदे के हाथ में दो कंट्री में वो टैक्सेबल हो गया। ठीक है, पहला कॉन्फ्लिक्ट तो ये जुडिशियल हो गया। इकोनॉमिक में क्या हो रहा है? देन सेम इनकम, मतलब यही इनकम है, ठीक है, दो बार टैक्सेबल हो गई। मान ये नहीं, अब दूसरा एग्जांपल, मान लो ये रेंट है 10 लाख का, है इंडिया में ही, लेकिन इस पे ओनरशिप है मान लो राम की भी और श्याम की भी, दो लोगों की ओनरशिप हो गई। अब 10 लाख रुपए राम के हाथ में भी टैक्सेबल हो गया और 10 लाख रुपए श्याम के हाथ में टैक्सेबल हो गया। बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भैया हो सकता है ना, एक हम पढ़ेंगे आगे जाके कि मान लो आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट है, कि दोनों भाइयों में राम और श्याम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये कोर्ट में केस चला जाता है। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है, जो भी रेंट होता है वो ना राम लेता है ना श्याम लेता है, वो कोर्ट में डिपॉजिट होता चला जाता है। तो उस केस में टैक्सेशन अथॉरिटी बोलेगी भैया हम अपना टैक्स नहीं छोड़ेंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 10 लाख को राम के हाथ में भी टैक्सेबल करते हैं, 10 लाख को श्याम के हाथ में टैक्सेबल करते हैं, दोनों के हाथ में टैक्सेबल करते हैं। और उसके बाद जब कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, फाइनल वर्डिक्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिलीफ, एक बंदे को रिलीफ देते हैं और एक के हाथ में टैक्सेबल रह जाता है। ये हम आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डोंट माइंड, बहुत ईजी है, बट ऐसा कुछ होता है, आप मेरी बात अभी ये समझ लो। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो ये चीज इसके अंदर आता है। अब मैंने आपको बताया था ना, दो कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं, कि मान लो इंडिया और यूएसए ने एग्रीमेंट कर लिया आपस में कि भैया इस तरह की अगर ट्रांजेक्शन होगी तो इस पर तू टैक्स ले लेना, इस तरह की ट्रांजेक्शन होगी तो मैं टैक्स ले लूंगा। तब हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसका प्रॉपर चैप्टर है, हम जब वो पढ़ेंगे तब आपको दिखाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा टीटीडब्ल्यूए के, जो एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज के साथ में, तो हम उसको भी एक बार देख लेंगे। लेकिन आप ये समझो ना कि इस तरह के एग्रीमेंट भी प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। ठीक, तो ये उसी के बारे में बता रहा है, तो अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार इसकी रीडिंग ले लेना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, टैक्स ट्रीटी होती है, टैक्स ट्रीटी मतलब वही, एक आप बेप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे जाके। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतने सारे टर्म्स बता रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेने का, सब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे आगे आएंगे। तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं उसका बस एक आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ इस लेक्चर में। हम अगले लेक्चर से डिटेल में चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप, मैं सोच रहा हूँ, आप एक बार तो सोच रहे हो यार सर बहुत तेज तेज बोल रहे हैं,
तो कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर्स आप 2x में नहीं देख पाएंगे। 1 पे ही देखो, तो हम सिलेबस भी जल्दी कवर कर लेंगे। तो वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आते हैं, टेक्स्ट डीटी होती हैं, तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ डी टी डबल ए की कुछ फॉर्म्स बनाए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डी टी डबल ए होती हैं, लिमिटेड डी टी डबल ए होती हैं कि हम लिमिटेड चीज़ों को कवर करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव में हर तरह के ट्रांजेक्शन को कवर कर लेंगे हम। कैपिटल भी कवर करेंगे, रॉयल्टी भी कवर करेंगे, डिविडेंड भी कवर करेंगे, हर तरह की इनकम को कवर करेंगे। और लिमिटेड में हम कोई भी एक तरह की ट्रांजेक्शन, एक तरह की इनकम हम उसको कवर करते हैं। ठीक। अभी वही आ गया आपका सोर्स रूल, रेजिडेंस रूल ऑफ टैक्सेशन की सोर्स रूल क्या है, रेजिडेंस रूल क्या है, ये मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ। एक बार रीडिंग ले लेना। अब एक चार्ज ऑफ इनकम आ गया कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर, फॉरेन कंपनी टैक्स की क्या रेट पे आप टैक्सेशन लेंगे। आपने पढ़ा होगा कि फॉरेन कंपनी पे टैक्सेशन रेट 40% होता है, तो यहीं से निकल के आ रहा है कि क्या रेट पे आप टैक्स लेंगे, तो वही है 40%। तो आप एक बार इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या चार्ज ऑफ रेट है, ठीक। सरचार्ज लगता है 2%, ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉरेन इनकम, फॉरेन की इनकम पे, मतलब फॉरेन कंपनीज पे 2% का सरचार्ज लगता है। कब? जब आपकी इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़, बट एक्सीड नहीं करती है 10 करोड़। मतलब आपकी इनकम है लेस देन 1 करोड़, तब जीरो सरचार्ज है। 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, तब 2% सरचार्ज है। और 2 करोड़ से 10 करोड़ तक है, तब आपका, सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी सॉरी, बाई मिस्टेक। अगर ग्रेटर देन 10 करोड़ है, तो यहाँ पर 5% का आपका सरचार्ज लगेगा। तो ये लिमिट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने आईपीसीसी के टाइम से। 4% सदाबहार, इंपोर्टेंट, याद करेंगे हम, ठीक है। अब नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, मतलब वो कंपनी भी नहीं है, मतलब कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करती है। एचयूएफ हो गई, एओपी हो गई, बीओआई आ गई, और वो नॉन रेजिडेंट, इंडिया की रेजिडेंट भी नहीं है, तो उसके अंदर टैक्सेशन के क्या रूल है। तो इसका हम सेक्शन 115 बीएससी, ये हमारे वैसे तो डीटी में कवर होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में भी आएगा, तो हम एक बार इसको देख लेंगे। तो वो डील करता है इसके रिगार्डिंग, ठीक। आप इन एक बार चीज़ों को देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, बेसिक बता रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम कवर करेंगे। पहली है एसएससी। एसएससी कौन होता है, एसएससी कौन होता है, हम ये कवर करेंगे, ठीक है। एसएससी को हम देख लेंगे, एसएससी क्या होता है। एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। एसएससी वो एक पर्सन है जिसकी इनकम पे इस एक्ट के अंदर टैक्सेशन लग रहा है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर टैक्स लग रहा है, वो एसएससी होता है। एवरी पर्सन इज रिस्पेक्ट टू whom and proceeding under the income tax act 1960 has been taken for assessment of his income। बेसिकली हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर ही पढ़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि एसएससी वो पर्सन है जो अब टैक्सेबल होता है, जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, वो एसएससी होता है, ठीक। वो कुछ कुछ डीम्ड एसएससी होते हैं, मतलब वो एसएससी नहीं है लेकिन मान लिए जाते हैं कि एसएससी है, तो वो भी एसएससी होता है। एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर प्रोविजन। कुछ कुछ होता है कि एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब आपने कुछ डिफॉल्ट कर दिया है, तो मतलब एसएससी है लेकिन डिफॉल्ट कर दिया है, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट होते हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर हो गया, ठीक। अब एक पर्सन, तो पर्सन तो बेसिकली पर्सन, नॉर्मल पर्सन क्या होता है, तो वो हम समझेंगे। लेकिन एक चीज मेरी बात समझ लिए, एसएससी के अंदर इंडिविजुअली कवर होता है, आपकी कॉर्पोरेट भी कवर होती है, आपकी एओपी भी कवर होती है, आपकी बीओआई भी कवर होती है, मतलब हर कोई एसएससी के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन हम अब बात करें पर्सन की, पर्सन कौन होता है। A definition of SSC leads us to definition of person as commonly is closely connected with the latter। The term person is important from another point of view also which the charge of income tax as every person। पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, एक इंडिविजुअल कवर होता है, एक एचयूएफ कवर होती है, एक कंपनी होती है, अ फर्म होती है, एओपी होती है, बीओआई आती है, लोकल अथॉरिटी आती है, और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हर कोई पर्सन है, हर। अब मेरी एक बात समझिएगा, आप बोलेंगे सर ये चीजें तो आप एसएससी में बता रहे थे, तो आप समझे नहीं, ये सब पर्सन है, लेकिन ये एसएससी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है राम, ठीक है, उसकी इनकम जो है वो मान लीजिए 2 लाख पर एनम है, तो क्या वो पर्सन नहीं है, पर्सन तो है, लेकिन वो एसएससी नहीं है। क्यों नहीं एसएससी, क्योंकि उसकी जो 2 लाख की इनकम है, ये इनकम टैक्स के
जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसमें नहीं आती है, तो वो पर्सन है बट वो एसएससी नहीं है। तो हम इसे क्या समझते हैं कि एक पर्सन जो है वो एसएससी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक एसएससी एक पर्सन तो होगा ही होगा। ठीक, तो हम ये समझ लिए। अब असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में आपकी जो इनकम है वो असेस की जाएगी, आप मतलब कैलकुलेट की जाएगी, वो असेसमेंट ईयर होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मान लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, तो टेक्निकली क्या है 24-25 चल रहा है, तो 24-25 की जो इनकम है वो 25-26 के अंदर असेस की जाएगी और पे की जाएगी। पे तो आजकल एडवांस टैक्स से 24 में करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली असेस जो करी जाएगी 25 में करी जाएगी। तो अभी क्या चल रहा है तो कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिकली वैसे अगर हम देखते हैं तो अभी चल रहा है आपका असेसमेंट ईयर 24-25, जिसके अंदर हम असेस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की इनकम 23-24 की, मतलब आपने जो 23-24 में जो भी कमाया है उसको आप असेस कर रहे हैं 24-25 में करंटली, तो वो है असेसमेंट ईयर। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर से वो इनकम बिलोंग करती है, प्रीवियस ईयर की इनकम है, करंट ईयर में असेसमेंट हो रहा है, आप इसको करंट ईयर भी कह सकते हैं असेसमेंट ईयर को, बट हम इंटरनल टैक्सेशन के अंदर इसको असेसमेंट ईयर ही पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर वही आ गया, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब आता है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? तो डोमेस्टिक कंपनी वो है जो इंडिया की कंपनी है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जो इंडियन कंपनी है वो हमें डोमेस्टिक कंपनी होती है। और उसके अलावा एनी अदर कंपनी, कोई भी अदर कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लाइबल टू टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब एक जो कंपनी जैसे रिलायंस जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो तो डोमेस्टिक कंपनी है ही, साथ में मान लो कोई भी अदर कंपनी जैसे मान लो एचसीएल हो गई, एचसीएल जो है वो बाहर की कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है, इंडिया में भी उसकी इनकम जो कैलकुलेट हो रही है तो वो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट टू डिक्लेरेशन पेमेंट विद इंडिया ऑफ डिविडेंड, मतलब कोई भी ऐसी मतलब बाहर की कंपनी ऐसे कब आएगी जब वो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, पेमेंट दे रही है डिविडेंड्स का इंडिया के अंदर। मतलब या तो एचसीएल जो है, मतलब एचसीएल इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, एचसीएल बाहर की बात करूँ, अगर एचसीएल बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर डिविडेंड दे रही है या कोई अरेंजमेंट कर रही है डिविडेंड देने का, तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी के अंडर में कवर हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या है? बहुत आसान है, वो है भैया जो डोमेस्टिक नहीं है, तो फॉरेन कंपनी वो है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। ठीक, सो सिंपल सो इजी। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे बहुत लंबा हो गया टाइम, कोई नहीं, थोड़ा सा हो रहा है, हम फटाफट देख लेते हैं। अब इंडिया, इंडिया तो आपको पता ही है, इंडिया क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वो इंडिया है। टेरिटोरियल वाटर इंडिया का, सी बेड, शिप सोइल, अंडरलाइंग सब वाटर, कॉन्टिनेंटल साफ्ट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एसईजेड जिसको बोलते हैं, ये सब इंडिया की डेफिनेशन में कवर होते हैं। ये इंडिया है, आप बचपन से इंडिया में रह रहे हैं, आप जानते हैं इंडिया क्या है। ठीक, लाइबल टू टैक्स, लाइबल टू टैक्स मतलब वो पर्सन जो टैक्स के लिए लाइबल है, टैक्स देने के लिए लाइबल है। मान लो मेरी इनकम 7 लाख है, 10 लाख है, तो मैं इंडिया के अंदर टैक्स देने के लिए लाइबल हूँ, लाइबल टू टैक्स हूँ, तो लाइबल टू टैक्स हो गया, आप पढ़ सकते हैं। रेजिडेंट, रेजिडेंट वो बंदा जो एक प्रिस्क्राइब टाइम से ज्यादा एक कंट्री के अंदर रेजिडेंट हो चुका है, मतलब रह चुका है। 182 दिन, आप आगे जाके लिमिट पढ़ेंगे, अगर आप 182 दिन से ज्यादा एक कंट्री में रह जाते हैं तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, नॉट रेजिडेंट वही जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉट रेजिडेंट होता है। ट्रांसफर, आप किसी भी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम इसको रिटन पेपर होता है तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट होती है, एमसीक्यू वगैरह में आती है। बट आपका ये पेपर एमसीक्यू टाइप है तो ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसफर के अंदर क्या आता है। तो ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट, किसी भी कैपिटल एसेट के रिलेशन में ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर में इंक्लूड होते हैं। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है। ठीक है, दो तरह की डेफिनेशन होती है, एक इंक्लूसिव एक एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब कि इंक्लूड, इसमें इसका जो दायरा है वो बड़ा है, ये इंक्लूड है, इसके अलावा भी और चीजें आ सकती हैं। ठीक है, एक होती है एक्सक्लूसिव, मतलब जो लिखा है वही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जो ट्रांसफर की डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है, इंक्लूड वर्ड से शुरू हो रही है। तो ट्रांसफर में क्या आता है? ट्रांसफर में आता है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन, द ओनर ऑफ कैपिटल असेट्स में कन्वर्ट द सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मतलब क्या होता है कि हम मान लो आपके पास कोई कैपिटल असेट है, मान लो मेरे पास कार है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कार बेचने का धंधा स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकेंड हैंड कार का बाय और सेल कर रहा हूँ। तो आज ये कार जो मेरी पर्सनल थी मैंने आज को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी हमारा ट्रांसफर का केस
माना जाएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन आप समझते ही हैं, आपने किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की चीज को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है तो वो कंपल्सरी एक्विजिशन में आता है। ठीक। रेलिंक्विशमेंट ऑफ एनी राइट मतलब अपना राइट छोड़ देना। मान लो ये मेरी कार है, इसमें मेरा राइट है, मेरे नाम पे ट्रांसफर है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ नहीं भैया मैं किसी को दान दे देता हूँ, अपना राइट छोड़ देता हूँ, मैं इसको राइट छोड़ दिया मैंने, तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो गया। और अगर ये कार किसी और की होती है, मैं इसको अपने राइट में ले लेता, अपने अंडर कर लेता, तो रिलिंक्विशमेंट ऑफ द सेट हो जाता। ठीक है, यही है मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। आपने जीरो कूपन बॉन्ड का सुना होगा, मतलब इसके अंदर कूपन नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कूपन मतलब इंटरेस्ट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अब बेसिकली कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां कोई रेट होता है, 8% की रिटर्न होती है, 10% की रिटर्न होती है, लेकिन इस बॉन्ड के अंदर कोई रिटर्न नहीं होता, कोई कूपन नहीं होता। तो बोलेंगे सर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? सोचिए सोचिए, 2 मिनट का टाइम है, सोचिए, जब तक मैं तेरे से बोल रहा हूँ अपने गले को थोड़ा आराम दे लेता हूँ। सोचिए। सही बोला बेटा तूने, सही बोला भाई, तू सही है। क्या बोला तूने? तूने बोला सर 100 रुपए का कूपन है, मैच्योरिटी वैल्यू है, लेकिन इश्यू प्राइस जो है इसका वो 80 रुपए है। मतलब आज जब ये इश्यू हो रहा है तो हमें 80 रुपए पे करने हैं, लेकिन जब ये रिडीम होगा तब 100 रुपए मिलेंगे। तो यही जीरो कूपन बॉन्ड होता है। ठीक है। और क्या है, क्या है इसमें? पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर सेक्शन 50 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टोपा के अंदर हम पढ़ते हैं ये। ठीक है, कुछ नहीं है, आपने पोसेशन किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है तो वो इसके अंदर आ जाती है। और कोई भी एनी ट्रांजेक्शन, कोई एक्वायरिंग शेयर्स कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनियां, अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के तहत आप कुछ भी एक्वायर कर रहे हैं या किसी अदर मैनर में एक्वायर कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, एक मिनट वेट करिएगा। तो हम कहाँ थे? मैं था रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। तो क्या हुआ, हमने अभी अपना ओवरव्यू ले लिया है चैप्टर का कि बेसिक क्या है, हमारा कोर्स क्या है। अब हम एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आगे से कि हम कैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन में घुसेंगे। तो आपका ये पहला लेक्चर था वो खत्म हो चुका है। हम अब अगले लेक्चर में मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा, मतलब कि एक बंदा किस कंट्री का रेजिडेंट है, किस कंट्री का नहीं है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर तो हम टैक्सेशन लगाएंगे ना। टैक्सेशन लगाने के लिए हमें पहली चीज की सोर्स की इनकम का सोर्स का है, तो वो हम पता करते हैं। दूसरा हम पता करते हैं रेजिडेंट की, किस कंट्री का वो बंदा रेजिडेंट है। तो रेजिडेंशियल पता करने के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपकी क्लास जो है कल रिकॉर्ड करूंगा, मैं आपको कल क्लास प्रोवाइड करूंगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बाय बाय मेरे दोस्तों, अलविदा, गुड बाय, मिलेंगे कल अगली क्लास में। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको लाइन लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं, मैंने नहीं कहा, मैं अब बोल रहा हूँ। अगर आप अभी तक रुके हुए मेरे लेक्चर में तो आई होप यू एंजॉय माई लेक्चर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो to your friends. Thank you, bye bye, bye bye friends, bye bye.